चलो आज लॉ रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजर पार्ट कवर करेंगे जो कि 50 मार्क्स का आता है, दैट इज़ योर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर है आपका फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आएगा डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन ऑफ द कंपनी जो कि आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में गिवन है। ठीक है, नाउ कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, ठीक है, एंड अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज़ योर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? इंडिपेंडेंट corporate existence. It means distinct legal person. Company is a distinct legal person that is existing independent of its member. ठीक है, मतलब मेंबर अलग एंड कंपनी अलग। इस पे एक बहुत ही बेहतरीन केस लॉ है, दैट इज़ योर सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लायबिलिटी की। ये बताता है कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। दैट इज द मेंबर्स लायबिलिटी बिकम्स लिमिटेड और restricted on the nominal value of the shares taken by them, okay, or the amount guaranteed by them. No member is bound to continue anything more than the nominal value of the shares held by him. Means जितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स उसने होल्ड करे होंगे मेंबर्स ने, उसकी लायबिलिटी वहीं तक है, उससे ज़्यादा किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड नाउ थर्ड लायबिलिटी थी आपकी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये बताता है कि कंपनी के साथ भी, मीन्स कंपनी मेंबर्स के साथ भी और मेंबर्स के बाद भी। इट मीन्स कि कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। ठीक है, दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी मे बी कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स मेंबरशिप चेंज होती जाएगी टाइम टू टाइम, बट दैट डजेंट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स डजेंट अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इस पे भी एक बहुत ही बेहतरीन केस लॉ है, गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पेनहॉक टी कंपनी लिमिटेड। इसमें ये कहा गया था, डिसीजन दिया गया था, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट प्रॉपर्टी। इट मीन्स कंपनी अपने नाम पे खुद प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। ठीक है, इसे अपन लीगल टर्म में देखते हैं। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन is capable of owing, enjoying and disposing of the property in its own name. The company becomes owner of its capital and assets. ठीक है, and shareholder are not the several or joint owner of the company's property. ओके, नाउ इस पे भी एक केस लॉ है। केस लॉ का नाम था बच्चा एफ गुजदार वर्सेस CIT AIR। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ट्रांसफरेबल शेयर्स। ठीक है, इट मीन्स कंपनी में जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, दैट इज the shares or debenture or other interest of any member in the company shall be movable property, ठीक है, which is transferable in the manner provided by the article of the company done. Thus, incorporation enables the member to sell his share in the open market and to get back his investment without having to withdraw the money from the company. This provision liquidate the investor and stability to the company. ठीक है, now सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड बट
अमेंडमेंट आई है इसमें, प्रायर टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी कॉमन सील के ऊपर। वहाँ उसमें ये बोला गया था कि द कॉमन सील इज़ अ सील यूज्ड बाय कॉरपोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, ठीक है। बट 2015 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें ये वर्ड ये डिलीट कर दिया गया था कि जो क्या डिलीट किया गया था, रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग कॉमन सील कंपल्सरली, मीन्स कॉमन सील कंपल्सरली रिक्वायर्ड है, ये चीज़ 2015 में डिलीट कर दी गई थी, ठीक है। आफ्टर दिस अमेंडमेंट, इन केस ऑफ द कंपनी डजंट हैव कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर or by director and company secretary, wherever the company has appointed a company secretary, ठीक है। मीन्स अब देखो कॉमन सील का कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो कोई ना कोई को तो साइन करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या तो फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो। डन। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? जस्ट इट्स लाइक अ फिक्शन, ठीक है। इसमें ये देखेंगे, देखो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिफ्टिंग द वेल, इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। इट मीन्स एक फिक्शन क्रिएट किया जाता था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट से, जिसमें कंपनी अलग एंड मेंबर्स अलग होते थे, ठीक है। बट कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन, उसका कर्ता धर्ता कौन है? ऑब्वियसली मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें यह किया जाता है कि हम फिक्शन को उठाते हैं एंड जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको पनिश करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है उसे इफ़ेक्ट होता है। इट मीन्स यहाँ पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाएगा एंड जो एक्चुअल क्या कह सकते हैं, जो एक्चुअल गुनहगार है उसे पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। नाउ बट क्या ये हर टाइम पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है? नहीं। ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट आर विलिंग टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, ठीक है, एंड दैट टू व्हेन क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोल आर इन्वॉल्व्ड रेदर देन मेरली अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जिसमें कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई थी as per the court. The following are the cases where company law disregard the principle of corporate personality, ठीक है, is a legal entity that the company is a legal entity distinct and separate from its shareholder और member। ये चीज़ क्या की जाती है? इग्नोर की जाती है, ठीक है। अब कुछ 7-8 आपको केस लॉ दिए हुए हैं, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को ना अपन 2 तरह से पढ़ सकते हैं। इसको 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी प्रोविज़न एंड सेकंड वन इज जुडिशियल प्रोविज़न। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न मतलब कि अगर ये कंडीशन हुई तो फिर तो भाई कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में पहले चीज़ आप देख लेते हैं क्या? रिडक्शन ऑफ द मेंबरशिप, दैट इज़ 2 और 7, मीन्स जो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायर्ड है कंपनी फॉर्म करने के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7, तो अगर उससे मेंबरशिप कम हो जाती है, ठीक है, एंड जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू होता है मोर देन 6 मंथ्स के लिए, तो फिर जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाएगी। नाउ सेकंड केस इज मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस। मीन्स प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं कि लाइक कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी डिस्क्लोज़ नहीं की गई, या तो हाफ डिस्क्लोज़ करी या मिस डिस्क्लोज़ करी है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की होगी तो भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना बनता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ failure to refund the application money
जब भी आपने शेयर्स का पढ़ा होगा तो उसमें ये देखा होगा कि भाई एप्लीकेशन मनी मतलब कंपनी जब भी इशू करती है कोई भी शेयर्स या डिबेंचर, उसमें लोग अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एप्लीकेशन मनी देते हैं। कई बार एप्लीकेशन मनी जितने भी इशूड है उससे ज़्यादा जाता है, जिसे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेस जो होता है या तो प्रो राटा बेसिस में अपन एडजस्ट कर लेते हैं या तो फिर क्या करते हैं, रिफ़ंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये भी कंडीशन थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाएगा, उसके बाद ही वो इशू वैलिडेट होता है, ठीक है। तो अगर ये केस भी नहीं हुआ तो भाई क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी फ़ेल हो जाती है वो एप्लीकेशन का पैसा रिफ़ंड करने पे, तो फिर क्या होगा, तब भी आपकी कॉपरेटिव लिफ्ट की जाएगी एंड जो गुनहगार है उसे सज़ा दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज नेम। अगर कंपनी के नाम का कुछ गलत मिस डिस्क्राइब किया है, मीन्स कुछ गलत डिस्क्राइब किया है, तो भी कॉपरेटिव लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में कुछ हेरफेर हुआ है तो भाई कॉपरेटिव लिफ्ट किया जाएगा एंड फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी गुनहगार है या कौन बंदा गुनहगार है, ठीक है। नाउ अपन की जो सेकंड कैटेगरी थी दैट इज़ योर जुडिशियल प्रोविज़न। जुडिशियल प्रोविज़न का मतलब ये हुआ है कि ये कुछ केसेस हुए हैं जिसमें क्या किया है जुडिशियल ने, कोर्ट ने, जुडिशियल प्रोविज़न्स का मतलब ये हुआ है कि कुछ केसेस हुए हैं जिसके ऊपर कोर्ट ने जजमेंट दी है, ठीक है। तो पहला है केस क्या, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मीन्स इसमें रेवेन्यू प्रोटेक्शन का एक केस था, ठीक है। इस पे केस लॉ है डिनसॉ मानिक जी पैटेट, ठीक है। डिनसॉ मानिक जी पैटेट, ठीक है। ये केस लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू का। सेकेंड वन इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी, मीन्स अगर कंपनी के एनिमी करेक्टर का हमें पता चलता है तो उसके लिए भी एक है केस लॉ, ठीक है। उसमें भी यही देखा जाएगा एंड इस पे आपका केस लॉ बनता है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ठीक है। ये क्या था इस केस लॉ में, ये सब अपन देखेंगे एक केस लॉ वाले रिकॉर्डिंग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट था क्या, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड से प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड मीन्स फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए अगर इस पर कोई केस लॉ था, ठीक है। इसका केस लॉ का नाम था गिलफोर्ड मोटर कार कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऑन, ठीक है, हॉर्न। नाउ नेक्स्ट था क्या, अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है उसको अवॉइड करने के लिए आपने कुछ किया होगा तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट वे लिफ्ट की जाएगी, ठीक है। इस पे केस लॉ है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपना टॉपिक बनता है क्लासेस ऑफ द कंपनीज। इट मीन्स इसमें ना कंपनी को क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। कंपनी को क्लासीफाई अलग अलग बेसिस पे किया जाएगा। फर्स्ट वन इज़ कंपनी को क्लासीफाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के केस में दो ही तरह की कंपनी होती है, फर्स्ट वन इज़ योर स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड सेकेंड वन इज़ योर रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी कंपनीज़ क्या होती है, जो किसी ना किसी स्पेशल एक्ट के अंदर क्या होती है, क्रिएट की जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका आरबीआई हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके स्टैट्यूटरी कंपनीज़ हैं, ठीक है। इनको डील करने के लिए एक स्पेशल एक्ट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो फॉर्म्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर या तो किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है ना। फिर आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है योर कंपनी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस में अपन को इंटर लेवल से पता है कि तीन तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लास्ट वन इज़ योर अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है ये डिटेल हम बाद में देखेंगे। इनका सेक्शन अगर देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर
की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। एंड अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में। ठीक है। नाउ अब आपका आता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे जो कंपनी का क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर 1% कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी की डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 1% कंपनी। देन नेक्स्ट इज़ योर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। एंड थर्ड वन इज़ योर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। एंड लास्ट वन इज़ योर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इन्हें डिटेल में देख लेते हैं कि भाई ये होते क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ योर 1% कंपनी।